जिंदगी से शिकवे तो सभी को हैं, पर जो लोग अपनी मौज और मस्ती में जीते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती। ये हमारा इंसानी जीवन तो प्रकृति और परमात्मा का एक बड़ा पुरस्कार है। ये ईश्वरीय कला है, ये प्रकृति की एक कला है कि हम लोग हैं। हमें प्रकृति ने एक उन्नत मस्तिष्क दिया है कुछ भी सोचने के लिए। हमें ये शानदार दिल दिया है अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए। दो हाथ दिए हैं कुछ काम करने के लिए और दो पांव दिए हैं दुनिया को नापने के लिए। ये जिंदगी भले ही हमें जलेबी की तरह गोल गोल घुमावदार अटपटी लगती है, पर इस जलेबी जैसी दिखने वाली जिंदगी को अगर चाशनी में डुबो कर मजा लो, मौज मस्ती की चाशनी में अगर डुबो दो, तो यही जलेबी हमें बड़ा स्वाद भी देना शुरू कर देती है। जिंदगी तो किसी पहाड़ी रास्ते पर चलने वाली गाड़ी की तरह है, जहां पर अलग अलग तरह की सड़कें आती है, ऊपर वाली, नीचे वाली, सीधी, घुमावदार, मोड़दार, अलग अलग तरह की सड़कें आती है। कई तरह के मोड़ों से हमें गुजरना पड़ता है। ये जिंदगी भी ऐसी ही है कि यहां कभी सुख, कभी दुख, कभी आनंद, कभी मस्ती, कभी वही पत्नी आनंद देने लगती है और कभी वही पत्नी हमारे लिए टेंशन का सबब बन जाती है। कभी वही पिता हमारे लिए कुर्बानी करते हुए नजर आता है और कभी वही पिता हमारे गाल पर चाटा भी ठोक देता है। दैट मीन्स यहां एक चीज हमारे लिए सुख का आधार बनती है, ऐसा नहीं कि दूसरी चीज दुख का आधार बनती है, वही चीज हमारे लिए भी दुख का कारण भी बन जाती है। ये जिंदगी कई मोड़ों से गुजरने वाली गाड़ी है, जिसे अगर चलाना आ जाए तो हर मोड़ों को पार किया जा सकता है, और अगर चलाना ना आए तो हर मोड़ पर ठोकर लगने की पूरी संभावना है। आप सब लोगों ने साइकिल चलाई है और साइकिल चलाते समय अपन लोगों ने देखा है कि साइकिल चलती है, पर वो तभी चलती है जब हम भी साथ साथ में चलते हैं। हम अगर चलना बंद कर दें तो साइकिल जितना हमने उसे चलने के लिए पावर दिया है वो उतनी दूर तो चलती है और फिर अपने आप धीरे से दम 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 और ये रुक जाती है। जब तक हम अपनी ओर से अपने पेडल चलाते रहेंगे तब तक साइकिल भी चलती रहेगी। ये जिंदगी साइकिल जैसी है। जब तक हम अपनी पेडल चलाते रहेंगे तब तक तो साइकिल चलती रहेगी, और अगर हमने अपने पेडल चलाने बंद कर दिए तो साइकिल भी जाम हो जाएगी, साइकिल भी चलना बंद कर देगी। हम अगर आलसी हो जाएंगे तो ये साइकिल चक्का जाम, और हम अगर अपना कर्मयोग करते रहेंगे तो ये पुरानी दिखने वाली साइकिल भी आराम से पूरी जिंदगी हमें आगे बढ़ाती चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो 60 में भी सोचते हैं कि रिटायर्ड हो जाओ, और कुछ 90 साल के लोग भी ऐसे होते हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी से परिणाम निकाल रहे हैं। अब जरा सोचो, अपने सामने यहां पर एक महिला बैठी है, ये सामने राइट साइड में एक महिला बैठी है, हमारे पूर्व सांसद श्री अमृत जी नाहटा की मिसेज श्रीमती राज नाहटा। अब जरा इनसे पूछे कि इनकी उम्र कितनी है। कितनी है माता जी आपकी उम्र? इनकी उम्र 91 है, 91 साल की उम्र है। आराम से अभी भी साधना सभागार में साधना के लिए पूरे 50 फुट की पहाड़ी को चढ़कर ऊपर तक पहुंचती है। शहर में कहीं भी आना जाना हो आराम से आती जाती हैं। अभी भी आज की तारीख में भी अपने सारे काम खुद करती है।
ऐसा नहीं केवल शरीर का पोषण, बल्कि अपने आर्थिक प्रबंधन भी खुद अपने हाथों से करती और करवाती हैं। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है कि पेडल मारते रहोगे तो साइकिल चलती रहेगी, और पेडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल तो क्या बाइक भी जाम हो जाएगी। यहां आगे बढ़ने का तरीका हर किसी इंसान को अंतिम सांस तक याद रखना चाहिए। जब तक मैं कुछ करता रहूंगा, जीवन मुझे कुछ परिणाम देता रहेगा, करना बंद करूंगा तो भाई साहब, जिस लोहे में सोना बनने की क्षमता है पारस के स्पर्श से, पर अगर लोहे को भी जाम कर दोगे तो लोहा भी जंग खा जाएगा, फिर अपनी सोने बनने की क्षमता खो देगा। इसलिए चाहे मैं संत हूं, गुरु हूं, चाहे आप अपने गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, आप में से कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग साधना में जीवन जीते हैं, कई लोग सेवा का कार्य करते हैं, कई लोग कर्म योग करते हैं, फील्ड कोई भी हो, अंतिम सांस तक काम करते रहो। गवर्नमेंट की दृष्टि से भले ही रिटायर्ड हो जाओ, पर जब तक सांस चल रही है, मरते दम तक अपने आप को रिटायर्ड मत होने देना। न टायर्ड होने देना और न रिटायर्ड होने देना। न टायर्ड होने देना और न रिटायर्ड होने देना। ये जितनी भी कुर्सी पर बैठे हुए महानुभाव हैं, वे आज से अगर 6 महीने के लिए प्रण कर ले कि हम अपने आप को इतना एक्टिव करेंगे कि हम कुर्सी को छोड़कर ही रहेंगे। नेताओं से भले ही कुर्सी न छूटे, पर जितने लोगों ने घुटना दर्द, कमर दर्द के कारण अपने लिए कुर्सी थाम लिए, वो सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। केवल क्या चाहिए? साइकिल की, जिंदगी की साइकिल तभी तक चलेगी जब तक पेडल मारते रहोगे। बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि जिंदगी की साइकिल तभी तक चलती रहेगी जब तक पेडल मारते रहोगे। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ढलान मिलेगी तो अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो जिंदगी में ढलान हमेशा नीचे की तरफ ले जाती है। ऊपर की तरफ चढ़ना है तो चढ़ाइयों को भी पार करना होता है। मैं बैठा था अपने कमरे में, विचार कर रहा था कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या करें कि इंसान पावरफुल जिंदगी का मालिक बन सके। एक ऐसी जिंदगी जो उसकी जिंदगी को जलेबी की तरह, गोल चक्कर नहीं बल्कि जलेबी की तरह मीठा और मधुर बना सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी जीने की कला सीखना चाहता है तो केवल अपने उस कमरे से सीख सकता है जिसमें वो रात दिन जीने का आदी है। अपनी हर रोज के 24 घंटे में से कम 12 घंटा तो हर आदमी अपने उस कमरे में बिताता है। और आज मैं आप लोगों को उसी कमरे से ही कुछ मोटिवेशन लेने के लिए कहूँगा, कुछ प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा। जरा गौर कीजिए, आप अपने अपने कमरे को याद कीजिए और देखिए उस कमरे में क्या क्या है। तो उस कमरे में जैसे ही नजर ऊपर जाती है तो सबसे पहले ऊपर नजर आती है हमें, क्या नजर आती है? सब बोलो तो। छत। तो हमें सबसे पहले नजर आती है छत, और ये छत हमसे पहली प्रेरणा देती है। छत हमसे कहती है अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो। क्या रखो? हमारे शरीर की छत कहाँ है? ये हमारा सिर, ये हमारे शरीर की छत है, ये हमारे जीवन की छत है। और ये छत हमसे कहती है अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो। इंसान के भीतर सोच तो है, इंसान की सोच ही इंसान के मन को प्रभावित करती है। इंसान का मन ही इंसान के तन को प्रभावित करता है, और ये तन और मन, ये दोनों ही हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपनी सोच को ऊंचा रखेंगे तो शरीर में अपने आप ही हमेशा आत्मविश्वास बना रहेगा, मनोबल बना हुआ रहेगा, ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे अगर हमारी सोच ऊंची रखेंगे तो। सोच, जैसे मैं कहा करता हूं कि इंसान की सोच 2 तरह की होती है।
नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। ऐसे ही आज मैं कहूँगा इंसान की सोच दो तरह की होती है, एक होती है छोटी सोच और एक होती है बड़ी सोच। छोटी सोच के क्या परिणाम और बड़ी सोच के क्या परिणाम। भारत ने पूरे 100 साल तक संघर्ष किया था देश को आजाद करने के लिए। देश को आजादी मिली, पर छोटी सोच का परिणाम क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दो देश अलग हो गए। ये किसका परिणाम आया? ये छोटी सोच का परिणाम आया। हिंदू धर्म बहुत महान धर्म रहा, बहुत ऊंचा धर्म रहा, पर इतनी जातियों में यह धर्म बट गया कि अंबेडकर जैसे महान लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम अब हिंदू धर्म का त्याग करके और बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। ये उस छोटी सोच के कारण हम लोग इतनी ज्यादा जातियों में बट गए कि धर्म का भी स्वरूप हमारे हाथ से छिटक गया। ये छोटी सोच का परिणाम था कि भगवान महावीर ने लोगों को जीना सिखाया, जियो और जीने तो का सिद्धांत दिया, दूसरों का भी सम्मान करना सिखाया, पर जैनी खुद ही एक न रह पाए और जैन धर्म के अनेक अनेक विभाजन होते चले गए। एकमात्र ये हमारी इस छोटी सोच का परिणाम था। और जिस दिन समाज वापस अपनी सोच को ऊंचा बना लेगा, उसी दिन से हम सब लोग एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? छोटी सोच। परिवार में पहले जमाने में एक परिवार में 10-10 बच्चे पैदा होते थे, पलते थे, छोटा सा घर होता था, मगर फिर भी सर्दी है तो एक कमरे में सारे के सारे घुस करके रजाइयों में आराम से रात काट लेते थे, और गर्मी थी तो छतों पर जाकर के अपन लोग आराम से सो जाते थे। सोच बड़ी थी तो एक घर में 12 लोग पल जाते थे। पहले मकान छोटे होते थे पर सोच बड़ी होती थी, अब मकान बड़े हो गए पर सोच छोटी हो गई। सो मकान तो बड़े हो गए पर अब एक घर में सब लोग साथ साथ रहने की सोच हटा चुके हैं। लोगों को लगता है कि सुखी वही है जो स्वतंत्र है, जो मियाँ बीवी बच्चा बस MBBS जो हम लोग साथ साथ में है वही सुखी है। अब भाई का अर्थ नहीं, माँ बाप का अर्थ नहीं, बहन का अर्थ नहीं, पड़ोसी का अर्थ नहीं, सब की दुनिया सिमट गई है। ज्यों ज्यों अंदर की सोच छोटी होती गई, त्यों त्यों इंसान की दुनिया भी छोटी होती चली गई। एक चीज चाहिए, मैंने अपने जीवन में जिसको संजोया, मैंने आसपास के वातावरण में लोगों को उसे अपनाने की प्रेरणा दी। मैंने देश भर में हर नगर नगर तक जाकर लोगों को इस बात के लिए सचेत किया, जागृत किया और प्रेरणा दी, मोटिवेट किया कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ। ये सोच अगर बड़ी होगी तो तुम एक दूसरे के करीब आओगे, सोच अगर छोटी रहेगी तो तुम सब आपस में बटे हुए रहोगे। आज तो ताकत ही यूनिटी की है, और आज की राजनीति ने तो लोगों को सिखा ही दिया है कि तुम अगर एक बनोगे तो तेरी वैल्यू रहेगी, और बटे हुए रहोगे तो तुम्हारी कीमत तुमने तो कौड़ी की कर ही दी, वो लोग तो तुम्हारी कीमत को और धूल दानी राख छाणी कर बैठेंगे। इसलिए करना क्या होगा? बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। मैं घर में भी लोगों को बड़ी सोच अपनाने के लिए कहूँगा, समाज में भी बड़ी सोच अपनाने के लिए कहूँगा, हर धर्म में बड़ी सोच अपनाने के लिए अनुरोध करूंगा। देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी जो भी बड़ी सोच का मालिक बनेगा वो हर समाज और देश की तरक्की करेगा। परिवार में पढ़ी लिखी बहू आई, और पढ़ी लिखी बहू आई तो पुराने जमाने का घर था, पुराने जमाने के पर्दे थे, पुराने जमाने के सोफा सेट और कुर्सियां थी। बहू को पुरानी चीजें
रास ना आई, थोड़ी मॉडर्न थी ना। तो मॉडर्न लोगों को पुरानी चीजें रास नहीं आती है। मॉडर्न लोगों को पुरानी पैंट रास नहीं आती है। पैंट को फाड़ फूड़ करके और उसमें 10 छेद बना दिए जाएं तो उनको वो पैंट, वो जीन्स उनको रास आती है। हाफ पैंट को अगर बरमूडे का नाम दे दो तो वो बरमूडा पसंद आता है, पर हाफ पैंट उन्हें पसंद नहीं आती। रोटी में अगर फीना रोटी का नाम दे दो, मून डालकर जो रोटी बेलकर और ये मखमली रोटी बनाई है, उनको वो रास नहीं आएगी। उसी रोटी को अगर पिज्जा नाम दे दो तो वह रोटी बड़े प्रेम से भा जाएगी। भाई मॉडर्न जमाना है, नाम अब नए नए देने पड़ेंगे। मॉडर्न बहुरानी थी, उसने 2 4 5 दिन तो बिताए, पर अपने पति से साफ कह दिया कि मैं तो अब इस घर में नहीं रहूंगी, ये सब देख देख कर मेरा जी घुट रहा है, तो मैं तो यहाँ से अलग जाऊंगी। तुम्हें साथ चलना तो चलो, नहीं तो मैं तो मेरे पियर जाती हूँ। पति ने बहुत समझाया, यार हमारा घर संयुक्त परिवार है, हम सब लोग साथ रहते हैं। घर में अभी तक दादाजी हैं, उनके सामने आज तक हमने किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की है, और तुम कह रही हो मैं तो घर ही अलग बसाऊंगी। उसने कह दिया, देख रहना है तो साथ में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो तू तेरा निर्णय कर ले। बोले मैंने मेरा निर्णय कर लिया, मैं तो ये चली पीहर। भाई पहले ज़माने में जब बेटी रवाना होती थी ना, तो बेटी को माँ बाप सीख देते थे, बेटा तेरा आज तक तो ये घर था, अब तेरा वो ही घर है, यहाँ से जो तेरी डोली उठी है, अब वो घर तेरा तभी छूटेगा जब तेरी वहाँ से अर्थी निकलेगी। उस घर को अब तुम तभी छोड़ना जब तेरी अर्थी निकले, वरना उस घर से अब तेरी डोली वापस नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग अगर अपनी बच्चियों को अगर ये प्रोत्साहन देंगे, बेटा चिंता मत कर, वहां से गोटी सेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, चली आना, अपन दूसरी शादी कर लेंगे, और वहां से अगर लौट कर आएंगे तो उनके 50 लाख या 1 करोड़ का चूना भी लगा कर आएंगे, ऊपर से कोर्ट से 2 4 केस भी ठोकेंगे और अगली की अकल ठिकाने लगा देंगे। सब छोटी सोच के परिणाम हो रहे हैं। सोच में आया हुआ दोष, सोच में आई हुई गंदगी, ये हमारे घर परिवार समाज में आग लगाने का काम कर रही है। पहले सड़कों पर नालियां होती थी, अब हमारे दिमाग में गंदी नालियां बहने लग गई हैं। मेरे भाई बहनों, मैं इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि प्रेरणा लो। ये जो मैं घटना कह रहा हूं, उस घटना से प्रेरणा लीजिए कि बहुरानी ने निर्णय कर लिया कि वो घर छोड़कर जाएगी। पति ने भी अब कोई ज़्यादा प्रतिरोध करना ठीक ना समझा। बहुरानी ने अपने 4 5 6 सूटकेस जो भी माल लाई थी सारा इकट्ठा किया, और जब नीचे आने लगा सामान, तो घटना भली कुछ समय पहले की है, तो अक्सर घर के जो बुजुर्ग हैं ना, वो घर के अंदर नहीं बैठते हैं, वो घर की चौखट पर बैठा करते हैं। घर में बुजुर्गों का रहना बहुत फायदेमंद होता है, वो फोगट की चौकीदारी करते हैं घर की। घर के बुजुर्ग खाने के नाम पर केवल 2 समय भोजन लेते हैं और बाकी दिन भर घर की चौकीदारी करते हैं। अब भाई मेरे पिताजी महाराज थे, तो हमें पता है कि हम कितने निश्चिंत रहते थे, ऐसी आराम से नींद सोते थे। अब जब उनका पार्थिव शरीर का त्याग हो गया, तो अब वो संभालने वाला लोड भी हमें उठाना पड़ता है, और हमें पता है कि बुजुर्गों के साथ रहने से कितने सारे फायदे होते हैं। देखो, जैसे मैं अपने फायदे बताऊं, हमारे पिताजी महाराज, हम लोग उबला हुआ पानी पीते हैं, पानी को उबालकर फिर ठंडा करके पीते हैं, तो हमें अपने आप ठंडा किया हुआ पानी मिलता था। और गर्मी के मौसम में जब जिस समय लू चलती है, उसमें पानी को ठंडा करना भी भारी काम होता है, तो मटके पर 2-2 बूंद पानी दिन में 25-50 दफ़ा वो लगा देते थे, ताकि
वो मटका गीला रहे और पानी ठंडा होता रहे। तो देखो पिताजी महाराज के रहने से हमें पहला क्या फ़ायदा होता था, ठंडा पानी मिल जाता था। ठीक है, आहारचर्या करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो पिताजी महाराज बुजुर्ग हो गए तो आहार तो हम लेकर के आते थे, पर हमारे लिए पात्र वगैरह है वो पड़लेहन करके, पौंछ करके, साफ करके, झोली में रख करके सब हमारे लिए तैयार रखते थे कि हम खड़े हों अपने स्वाध्याय साधना से और गोचरी के लिए हम लोग निकल जाएं। हुआ ना फायदा। कपड़े अगर हमने धो दिए हैं तो पिताजी महाराज अपने आप उन्हें समेट कर बिल्कुल तह देकर ढंग से सजा करके और फिर वो कपड़े भी वो रख देते थे। तो बताओ हमें कपड़े में भी सहयोग मिला, ठीक है ना। अब रात को अगर हम सोने जाते तो सर्दी हो या गर्मी हो हमें बराबर ओढ़ करके सोना है, ये पूरी पूरी वो सजगता रखते थे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है या जा रहा है, हमें किसी से मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर फालतू ये टाइम पूरी करने वाले लोग आ रहे तो बाहर से रोक देते हो, भैया मेरे पास बैठ जाओ, जो तुझे सेवा करनी है मैं तेरी सेवा कर दूंगा, मेरे मुनिजन अंदर स्वाध्याय करें, उनका फालतू समय बर्बाद मत करो। तो बहुत सारे काम हो जाते थे। हम लोग जब विहार करते थे ना, तो अब हम तो भाई अब चले हुए थके हुए हैं, जाते ही 20 किलोमीटर चले हैं तो जाते ही नींद आ जाती थी। पर पिताजी महाराज वो पूरी चौकीदारी करते थे, ध्यान रखते थे रात को कहीं कोई गड़बड़ झाला न हो जाए। तो भाई अब मैं बैलेंस करता हूँ कि इसके बदले में वो हमसे लेते क्या थे। तो मैं कहूँगा इसके बदले में जो हम आहार लेकर आए हैं हमारे लिए लेकर आए, उसी में ही उनके लिए लेकर आए। इसके अलावा 24 घंटे में वो हमसे कभी कोई सेवा लेते ही नहीं थे। अब बता दो कि घर में बुजुर्गों के रहने से प्लस है कि माइनस है, हैं? इतने प्लस दिखाई देते हैं मुझे, माइनस केवल एक ही है कि घर में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो वो थोड़ा टोका टोकी कर देते हैं। घर में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो थोड़ी सी आज़ादी पर अंकुश रहता है, पर इसके अलावा सब कुछ फायदा ही फायदा है। यहां तक कि घर में अगर बहू आ जाए ना तो आपकी पत्नी भी आपसे कहने लगती है, अब कुछ तो ढंग से कपड़े पहनकर घर में बैठा करो, देखो घर में जवान बहू आ गई। अर्थात एक इंसान से दो इंसान, 2 से 4 रहने से अंकुश लगता है। अब सोचो घर में अगर बहू आने से ससुर जी सुधर रहे हैं तो घर में ससुर जी के रहने से क्या बहू सुधरी हुई नहीं रहेगी। सोच को भी पॉजिटिव बनाना होगा हमें, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, हमें अपने आप के लिए। तो घर में बहू जो निकल रही है बाहर, तो बाहर जो बरामदा है वहीं पर ही दादाजी बैठे हैं और दादाजी कह रहे हैं कई बात है भाई, कौन जा रहे हैं घर सुबारे, कठे जा रहे हो। तो बोले दादा बहुरानी जा रही है। जेठानी ने कहा कि छोटी बहुरानी जा रही है। बोले भाई मुझे किसी ने बताया ही नहीं, अचानक ये जाने का प्रोग्राम बना लिया। इतने में ही उस बहू का पति भी आ गया, उसके हाथ भी सूटकेस। बोले क्या बात है, बहू को पियर छोड़ने जा रहा है क्या। तो पति कहता है कि नहीं, पियर छोड़ने के लिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ बल्कि ये खुद ही जा रही है। बोले तुम कहना क्या चाहते हो, ये छोड़कर जा रही है, तुम कहना क्या चाहते हो। बोले कि दादा इनको हमारा घर पसंद नहीं आया, हमारे घर के रहन सहन इसको पसंद नहीं आए। तो बोले क्या खराबी क्या है, अपने घर में क्या खराबी है। बोले कि दादा ये कहती है कि हमारे घर के पर्दे गद्दे सब पुरानी स्टाइल के हैं तो इसको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ये जाना चाहती है। दादा ने बहू को अपने करीब बुलाया और कहा बेटा मेरे पास बैठो। बेटा तुम इन गद्दों के कारण, इन पर्दों के कारण, इन लकड़ी के पलंगों के कारण छोड़कर जाना चाहती हो। बेटा ऐसा मत करो,
ये हमारा घर, ये हमारा परिवार केवल एक घर नहीं है, बल्कि पूरा एक कल्प वृक्ष है। अगर इसकी एक शाखा की भी अगर टूट गई तो पूरी की पूरा पेड़, पूरा का पूरा पेड़ प्रभावित हो जाएगा, सारी डालियां उससे प्रभावित हो जाएंगी। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, दादा ने झट से अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, चाबी का झुमका निकाला और कहा, बेटा ये ले तिजोरी की चाबी, तेरी दादी के गहने पड़े हैं, मैंने बुरे समय के लिए वो गहने रखे हुए थे, कभी कोई संकट की घड़ी आ जाएगी तो उन गहनों को बेच करके और उस संकट की घड़ी का सामना कर लेंगे। मुझे लगता है मेरा घर अगर टूट रहा है तो इससे बड़ा संकट का समय मेरे लिए और कौन सा होगा, मेरे लिए इससे बड़ा संकट का समय और कौन सा होगा, कौन सी ऐसी घड़ी होगी कि जब वो मेरा गहना मेरे काम आएगा। बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया, तुम लोगों के लिए ही छोड़कर जाना है, पर मेरे जीते जी अगर तुम लोग अलग हो जाओगे तो मेरी आत्मा का निस्तार नहीं हो पाएगा। ये लो बेटा चाबी, और जैसा तुम्हें पसंद आए गहने ले जाओ, बेच दो, और जैसा तुम्हें पसंद आए वैसे पर्दे बदल दो, गद्दे बदल दो, तकिए बदल दो, जो चाहे सो बदल दो। बहू रानी दादाजी के इतने बड़े दिल को और इतनी बड़ी सोच को देखकर चकित हो जाती है कि मैं सोचती थी ये पुराने लोग, पुराने ख्यालों के लोग, पर आज मुझे पता चला कि ये पुराने ख्यालों के लोगों की सोच कितनी ऊंची है कि ये लोग अपने घर को संयुक्त रखने के लिए अपने घर के गहने भी बेचने को तैयार हो रहे हैं, अपने घर के गहनों को बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इन लोगों की सोच कितनी ऊंची है कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर का कल्प वृक्ष उसकी एक डाल भी टूट जाए। जहां पर इतनी हित की भावना है उस घर से मुझे अलग होने की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। उसने दादाजी के सामने सॉरी कहा, चाबी का झुमका वापस दिया और कहा, दादा आज आपने मेरी सोच बदल दी। मैं छोटी सोच की तरफ चली गई थी, पर आपकी बड़ी सोच के कारण आज मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। दादा, यही पुराने पर्दों के साथ जीऊंगी, यही गद्दों के साथ जीऊंगी, यही पुराने पलंग रहेंगे। अब मैं पलंग को नहीं देखूंगी, बल्कि इस घर के लोगों के प्रेम को देखूंगी, आपसी सद्भाव को देखूंगी, आप लोगों की सोच को देखूंगी। हमारे घर का कमरा और कमरे की छत हमें पहला पाठ सिखाती है। अपनी माथे पर हाथ रखकर क्या बोलो, यहाँ रखो, और अब यहाँ पर हाथ रख करके अब सोच को बनाओ। इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है, दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे, जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे, जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। तो ये छत हमसे क्या कहती है, सोच को ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। एक जंगल में थे 3 बड़े लंबे वृक्ष, वे पेड़ आपस में बात करने लगे। पहले पेड़ ने कहा कि मेरी तहे दिल की इच्छा है कि मेरे पेड़ की अगर कोई लकड़ियां काट कर ले जाए तो मुझे किसी राजघराने तक पहुंचाए और मैं किसी राजा के राज खजाने को रखने के संदूक बनूं। दूसरे पेड़ ने कहा कि मैं चाहता हूं, मेरी तहे दिल की इच्छा है कि कोई व्यक्ति अगर मेरे पेड़ की लकड़ी काट कर ले जाए तो मुझे जहाज या नौका बनाए ताकि मैं समंदर के उस पार तक जा सकूं। तीसरे पेड़ ने कहा, मेरी तहे दिल की इच्छा है कि मेरी शाखाएं ठेठ आसमान तक पहुंचे और मैं स्वर्ग को उपलब्ध करूं, मैं स्वर्ग तक पहुंचूं। गर्मी का मौसम आया,
पतझड़ हुए, लकड़हारा आया, उसने तीनों पेड़ काट दिए। एक लकड़हारा उसने पेड़ को काटा और उसकी लकड़ियों को राजघराने के लिए बेच दिया। दूसरे ने, लकड़हारे ने पेड़ काटा और उसकी लकड़ियों को पानी की नौकाएं बनाने वाले व्यक्ति को बेच दिया। और तीसरे लकड़हारे ने वे लकड़ियां काटी और ले जाकर अपने गोडाउन में रख दिया। कुछ समय बीता, जो पेड़ चाहता था कि वो किसी राजघराने के राजकोष को सुशोभित करने वाली संदूक बने, बढ़ई ने, सुथार ने उस लकड़ी का उपयोग किया। इच्छाएं काम करती है, सोच काम करती है। हम जैसा सोचते हैं आगे आगे हमें वैसा वैसा निमित्त मिलता चला जाता है। हम जैसा सोचेंगे हमारे सामने वातावरण भी वैसा बनेगा, निमित्त भी वैसे बनेंगे, और आज नहीं तो कल एक न एक दिन हम वैसे ही रूप को उपलब्ध हो जाएंगे। और वो जो पेड़ जो सोचता था राजघराना मिले, राजकोष मिले, उस लकड़ी को सुथार ने सजाया, संवारा, कटिंग छटिंग की और उसका एक सुंदर सा पालना बनाया। और उस पालने में मोती, चांदी, कुछ झुमके, कुछ झुनझुनिए, कुछ सजाए गए और वो सुंदर सा पालना राजकुमार के लिए दिया गया। अब राजकुमार उसमें झूल रहा है और वो वृक्ष की लकड़ी आनंद मना रही है। वह मेरा भाग्य, जैसा मैंने सोचा मुझे वैसा ही मिला। सावधान, इंसान जैसा सोचेगा आज नहीं तो कल वो वैसे वैसे रास्तों से गुजरता जाएगा। इसलिए सावधान, अपनी सोच को कभी भी हल्की, छोटी और ऊंची मत होने देना, क्योंकि हम हल्की सोच होगी तो हम हल्की तरफ लुढ़कते चले जाएंगे। दूसरा पेड़, उसकी लकड़ी, सुथार ने उससे नौका बनाई, मल्लाह को बेची। नौका पर अब वो सवारियों को इधर से उधर ले जा रहा है और पेड़ की लकड़ी भीतर में संतोष कर रही है। अच्छी बात है, मुझे देखो कितनी सुंदर नौका बनाई गई है और अब मैं रोज ही नदी और समंदर का आनंद ले रही हूँ और इस पार से उस पार जा रही हूँ। पर तीसरी लकड़ी, उसकी क्या तहे दिल की इच्छा थी? हाँ, क्या? मैं आसमान को छूऊं और स्वर्ग तक पहुंचूं। वो लकड़ियां किसी गोडाउन में पड़ी थी। अचानक प्रकृति की ऐसी व्यवस्था हुई, एक व्यक्ति को क्रॉस पर लटकाए जाने का आदेश दे दिया गया और क्रॉस पर लटकाने के लिए उसी गोदाम की वही पेड़ की लकड़ियां पहुंची। उसका क्रॉस बना दिया गया और क्रॉस बना करके उस आदमी के हाथों में कीलें ठोकी गई, सिर में कीलें ठोकी गई, पांव में कीलें ठोक दी गई। और वो व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगाया गया, पूरा राज्य उसके खिलाफ हो गया था, राजा खिलाफ हो गया था, पर आम जनता लाखों की तादाद में उसके लिए अपने आंसू ढुलका रही थी। और वो व्यक्ति सलीब पर चढ़ने से पहले कह रहा था, हे ईश्वर इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जान रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हे ईश्वर इन्हें माफ कर कि मेरे जिन शिष्यों ने मुझे सलीब पर चढ़ाने के लिए पैरवी की है और मेरे खिलाफ गलत गवाही दी है, हे ईश्वर इन्हें माफ कर, इन सूली पर चढ़ाने वालों को माफ कर, इस राजा को माफ कर, मेरे उन शिष्यों को माफ कर जिन्होंने मुझे सलीब पर चढ़वाया है। हे ईश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और वो व्यक्ति इस क्षमा की और उदारता की भावना से संजोया हुआ और अपने ईश्वर की दिव्य ज्योति में समा गया। वो व्यक्ति तो केवल यीशु और जीसस बना, पर पेड़ की लकड़ी ने अपने आप को धन्य 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 माना और जीसस को 3 बार थैंक यू कहा, क्योंकि ए जीसस तेरी वजह से आज मैं भी स्वर्ग तक पहुंची।
तेरी वजह से आज मैं स्वर्ग तक पहुंची हूं, और जब मैं आज स्वर्ग तक पहुंची हूं तो मेरे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि जैसा मैंने सोचा मुझे वैसा ही मिला। ओह मेरे भाई बहनों, जिंदगी में सोच बनाओ तो ऊंची सोच। छोटी चीज सोचो ही मत, हल्की चीज सोचो ही मत, अपने मन में दुर्भाव आने ही मत दो। जैसे ही सोच निकम्मी होने लगे झट से पलटो। जैसे हम रोटी सेकते हैं बहनें, एक तरफ जलने लगती है तो हम क्या करते हैं, या रोटी सिकने लगती है तो हम क्या करते हैं, झट से पलटते हैं। तो जब हम रोटी को झट से पलट सकते हैं तो हम हमारी सोच को क्यों नहीं पलट, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये वो सोच में गलत भाव आ गए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। दुर्भाव मत लाओ। आप अगर पास से कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, आप उसके लिए 10,000 की मदद नहीं कर सकते तो मत करो, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना तो कर ही सकते हो, हे प्रभु ये जो एम्बुलेंस में घायल व्यक्ति जा रहा है आप इसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हो गई बड़ी सोच, एक अच्छी सोच। आपकी सोच वहां तक पहुंच गई है, उस घायल व्यक्ति तक भी पहुंच गई, अस्पताल तक भी पहुंच गई और भगवान तक भी पहुंच गई, और आपकी सोच काम करना शुरू कर देगी। आप किसी अस्पताल में भी गए हैं, किसी अपने परिचित स्वजन की चिकित्सा का हालचाल पूछने के लिए भी, तो वहां जाकर ये मत पूछो भाई साहब कैसे हो। भाई साहब ये क्या पूछना है, भाई साहब कैसे हो, गड़बड़ थी तभी तो अस्पताल में आए, और वहां जाकर पूछते हो भाई साहब कैसे हो। अब आप जाकर पूछते हो भाई साहब कैसे हो, तो अगला क्या जवाब देगा, ठीक हूं। ठीक है नहीं, मगर फिर भी बोल रहा है ठीक हूं। तो मैं तो सलाह ये दूंगा, अस्पताल में जाओ तो वहाँ जाकर ये मत पूछो भाई साहब कैसे हो, बल्कि कहो भाई साहब मैं जरा आपके पास बैठा हूँ, 2 मिनट आपके पास बैठकर आपके स्वास्थ्य लाभ की प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। वहाँ बैठे आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट प्रभु को याद कीजिए और अपने उस स्वजन परिचित व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ की मंगलमयी प्रार्थना कीजिए। 2 मिनट प्रार्थना कीजिए, खड़े होइए और कहिए भैया मैंने भगवान से विनती कर दी है, निश्चित तौर पर डॉक्टर की दवा भी काम करेगी और मेरी दुआ भी काम करेगी। और जब आप वहाँ से जाएंगे ना तो शाम तक तो आपके पास खबर भी आ जाएगी, उसका भी फ़ोन आ जाएगा, भाई साहब आपकी दुआ ने बड़ा काम किया, आपकी दुआ ने बड़ा काम किया। हालचाल पूछने जाओगे ना तो 15 दिन बाद उसका फ़ोन नहीं आएगा, भाई साहब थे हमारी साता पूछने आया। पर अगर दुआ करके आओगे, उसके लिए प्रार्थना करके आओगे, तो 15 दिन बाद वो जब भी आपसे मिलेगा वो झट से कहेगा। आप पूछेंगे कैसे हो भैया, बोले साहब आपकी दुआ की बदौलत में ठीक हो गया, आपकी दुआ की बदौलत में ठीक हो गया। ये है आपकी बड़ी सोच में ताकत। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच में बड़ी ताकत, बड़ी सोच में अलादीन का चिराग छिपा हुआ है, बड़ी सोच अपने आप में जादू की छड़ी है। अंधेरों को दूर करना है, जीवन के अंधेरों को दूर करना है, सोच को बड़ा करो। क्या करो, सोच को बड़ा करो। और जरा गौर करो दूसरी बात, कमरे की छत में एक बीच में एक चीज लगी हुई है, घूम रही है, क्या चीज है? हाँ ठीक कहा आपने, पंखा। और पंखा हमसे कहता है, वो जो पंखे चल रहे हैं ना सबके ऊपर, ये पंखा हमसे कहता है, पंखा ऊपर चल रहा है तो इससे आपको हवा कैसी मिल रही है, गर्म की ठंडी? हाँ, बस ये पंखा भी हमसे यही कहता है। ये छत, ये हमारी छत है, जैसे वो कमरे की छत है वैसे ये हमारी छत है। और जैसे कमरे में पंखा घूम रहा है ऐसे हमारे भीतर भी एक पंखा चल रहा है। और ये पंखा हमसे कहता है अपने दिमाग को ठंडा रखो। ये पंखा हमसे क्या कह रहा है, सब बोलो, पंखा क्या कह रहा है? दिमाग को ठंडा रखो, पाँव रखो गरम, पेट रखो नरम, माथा रखो ठंडा, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, और आ जाए तो दिखा दो उसे डंडा। जो व्यक्ति अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखना जानता है वो व्यक्ति अपना न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर खुद होता है।
जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने दिमाग को गर्म नहीं होने देता है, उस आदमी को कभी भी टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, न्यूरोफिजिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका मेमोरी पावर कभी कमजोर नहीं होगा, उसका लक, उसका भाग्य कभी भी वीक नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना जानता है। इंसान के सामने दो विकल्प है, एक है गर्म, एक है नरम। एक है गर्म, एक है नरम। बिटिया आपको क्या चीज पसंद है, नरम की गर्म? है नरम। हाँ, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए, हमारा मन, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं नरम। आपको गुस्सा आता है? कभी कभी आता है। मतलब हम लोग हमारे दिमाग को गर्म भी कर बैठते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जीभ नरम होती है इसलिए अंतिम सांस तक हमारे साथ बनी रहती है, और दांत कड़क होते हैं इसलिए लेट आते हैं और जल्दी बिखर जाते हैं। जो व्यक्ति जीभ की तरह नरम होगा वो व्यक्ति जल्दी से अंदर उतर जाएगा, पर जो चीज कड़क होगी वो आदमी उससे बचना चाहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों में उतरें तो अपने दिमाग को ठंडा रखो, और अगर हम चाहते हैं हम उनके दिल से उतरें तो अपने दिमाग को गर्म रखो। दिल में और दिल से। क्या करेंगे कि दिमाग में हम उनके दिल में उतर जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ बेटा, उदयपुर से आए हुए बाबू, हम क्या करें कि हम लोगों के दिलों में उतर जाएं? क्या करना पड़ेगा मुझके लिए? दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। और अगर दिल से उतरने का तरीका क्या है? दिमाग को गर्म जिसने भी कर लिया। अगर आपको किसी से भी अपनी दुश्मनी निकालनी है तो केवल उसके दिमाग को गर्म करने का तरीका सिखा दो, अपने आप आपकी दुश्मनी निकल गई। अब उसका खुद का पॉइजन ही उसको मारना शुरू कर देगा। एक आग लगती है भट्ठी में और एक आग लगती है इस खोपड़ी में, और जब भी इस खोपड़ी में आग लगेगी इंसान का मेमोरी पावर जलेगा, आंखें कमजोर होगी। जिन लोगों को लगता है ना कि सब क्या करें, हमारे बच्चों को याद नहीं रहता, कुछ उम्र के लोग भी कह देते हैं साहब अब दिमाग हमारा कमजोर हो गया है, भूलने लग गए हैं। मैं कहूँगा अगर आपको लगता है आपका मेमोरी किसी भी तरह से कमजोर है, आज से ही एक मन बना लो, चाहे 100 तरह का घाटा हो जाए पर हम हमारे दिमाग को गर्म नहीं होने देंगे। सोचो, आपके घर में आपके बच्चे से कांच की गिलास फूटी, नुकसान हुआ, पर आपने अपने दिमाग को गर्म करके अब जो गाली गलौज कर रहे हैं तो दिमाग की ऊर्जा भी इससे खराब हो रही है। उधर गिलास खराब हुई और इधर आपका दिमाग खराब हुआ, उधर गिलास का नुकसान हुआ और इधर दिमाग की शांति खराब हुई। नुकसान किस में ज़्यादा? कैलकुलेशन करके बताइए। दिमाग वाला नुकसान बड़ा नुकसान कहलाएगा। मैं ये सलाह दूंगा कि भाई हमारे भीतर इतनी तो औकात होनी चाहिए कि हम वस्तु का नुकसान झेल सकें पर इस जीवन का नुकसान हम कभी ना होने दें। भीतर की शांति अगर जिंदा रखनी है तो हमें वस्तुओं का भी नुकसान झेलने की क्षमता अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी। अब जरा सोचो, जैसे शेखर सुमन, आप कार में आते हैं, कार में आते हैं और कार का कहीं से भी एक टक्कर लग गई और आपके कार का आगे वाला भाग मुड़ गया, झटका लग गया, कुछ भी हो गया। अब पता है क्या होगा? वहां पर 2 घंटे का कोहराम मच जाएगा। हम अपनी कार से बाहर निकल कर आएंगे और अगले से भिड़ पड़ेंगे, ये वो। अब देखिए 2 घंटे तक वहाँ क्या क्या हो रहा है, गाली गलौच, कोर्ट कानून, पुलिस, इतनी सारे लफड़े हो रहे हैं वहाँ पर। और 2 घंटे छाती कूटा करने के बाद क्या हो रहा है? पुलिस वाला या सामने वाला कहता है भाई साहब मैं आपकी कार की रिपेयरिंग करवा देता हूँ। कोर्ट जा कर के फिर आपके लिए वो रिपेयरिंग वाला ऑर्डर मिलता है और आपको पता है कार का तो
वो इंश्योरेंस कराया हुआ है, टक्कर लग भी गई तो वापस ठीक हो जाएगी। आप अगर इतना सा नुकसान अपना झेल जाते तो अपने आने वाले 1 महीने को जो आप कोर्ट के धक्के खाने में बिताए, पुलिस के चक्कर काटने में बिताए, अगले से झगड़े में बिताए, उस सारा का सारा नुकसान आपका बच जाता। अब सोच लो, आपका क्रोध, आपके गाली गलौच, आपका 1 महीने का चक्कर, कोर्ट के चक्कर, वकील, वो महंगा पड़ा, या आपके दिमाग को अगर आप शांत रख लेते तो इस सारे के सारे खर्चे आपके बच जाते। ओह, मैंने जीवन से सीखा है, धर्म से सीखा है, बड़े बड़े महापुरुषों से सीखा है कि उन्होंने अपने पर चाहे जैसी मुसीबत आई पर उन्होंने वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। सोचो, भगवान महावीर पर ग्वाले ने हंटर चलाई। अच्छा, आपको ये याद होगा कि भगवान महावीर के कान में कीले ठोके गए, ये याद है? अब जरा बताइए कि कीले ठोके गए तो भगवान महावीर ने वापस क्या किया? 2 जूते उठा के टिकाए उसके? क्या किया है? वो शांत रहे, मौन रहे, देख रहा हूँ मेरे मन में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है कि कोई मुझे हंटर मार रहा है, तब भी मेरे दिल में उसके लिए समता है या नहीं, मेरे मन में शांति है या नहीं, मैं उसे क्षमा कर पा रहा हूँ या नहीं। ये जो चित्त की धाराएं हैं, केवल आंख बंद करके बैठने से ही ध्यान नहीं होता है। कोई अगर हम पर अपना क्रोध कर रहा है, हमें दमित कर रहा है, फिर भी अगर हम शांत रह रहे हैं तो ये हमारे ध्यान की असली कसौटी है। हम फिर भी सहज हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नुकसान हो गया तो हो गया। ये जो चीज़ है ना, कि ये पंखा कहता है क्या रहो, ठंडे रखो अपने दिमाग को, क्या रखो, कूल कूल। हर आदमी को 3 फैक्ट्रियों का मालिक बनना चाहिए। दिल में लव फैक्ट्री, जुबान में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। कितनी फैक्ट्री है? हाँ, मैं अरबपति आदमी हूँ, मैं अरबपति आदमी हूँ क्योंकि मैंने 3 फैक्ट्रियाँ अपने भीतर खोल रखी हैं। आप भी अरबपति बन जाओ ना, इसी समय अरबपति बन जाओगे। 50-50 करोड़ की एक फैक्ट्री है। अगर आप अपने दिल पर हाथ रख करके अभी इसी समय अगर फैक्ट्री खोल लेते हैं कि आज से मैं अपने दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं पालूंगा, किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखूंगा, सबके लिए अपनी ओर से प्यार मोहब्बत ही बरसाऊंगा, दिल पर हाथ रखकर खुद से अगर वादा कर लो तो इसी समय आप 50 करोड़ के मालिक बन जाओगे। ये दिल में हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी। और इस फैक्ट्री का नाम क्या है? सब बोलो तो, दोबारा बोलो तो, थोड़ा जोर से बोलो तो, लव फैक्ट्री। और ये दिल में यहां पर खोलो। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ है? मुंह पर हाथ रखो। दूसरी फैक्ट्री कहाँ है? मुंह पर, जुबान पर अपनी शुगर फैक्ट्री खोलो। ये भी 50 करोड़ की है पूरी। इसी समय अरबपति बन जाओगे। भी मैं भी अरबपति हूं, आप भी बनो ना, सारी दुनिया ही अरबपति बने ना, क्यों कोई गरीब रहे। और दूसरी फैक्ट्री है 50 करोड़ की, और वो है जुबान पर शुगर फैक्ट्री। मीठा बोलो, मधुर बोलो, हंसते खेलते बोलो, चेहरे को सुजा करके मत रखो। लोग बेटे बड़े गजब के होते हैं, इडली तो सुजाना फूलाना जानते हैं, पर इडली के साथ साथ में चेहरा भी सुजा लेते हैं। और गजब की बात तो यह है कि जिनको इडली फुलाना नहीं आता उनको चेहरा फुलाना तो आता ही है। यहाँ चेहरा हमेशा खिला खिला रहना चाहिए। भाई, जिसकी सोच बड़ी होती है और चेहरा खिला खिला रहता है, उसकी जेब में तो हमेशा गुलाब का बगीचा होता है। जिसकी सोच बड़ी होती है और चेहरा हमेशा क्या है? खिला खिला। चेहरा क्या है? खिला खिला। तो जिसकी सोच बड़ी और चेहरा खिला खिला, उसकी जेब में क्या होता है? हमेशा गुलाब का बगीचा। वो हमेशा मस्त रहता है। इसलिए मैंने कहा ना, शिकवे तो जिंदगी से बहुत लोगों को है साहब,
पर जो अपनी मौज और मस्ती में जीना जानते हैं उनको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती है। तो दिमाग को ठंडा रखो, इसको गर्म मत होने दो। एक फैक्ट्री में हीरे की छंटनी का काम होता था। अब जब हीरों की छंटनी का काम होता था तो सर्दी का मौसम था। लोगों ने कहा कि क्यों ना आज अपन लोग फैक्ट्री के बीच आंगन में बैठकर हीरों की छंटनी कर लेते हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, गर्मी है, धूप है, बड़ी अच्छी साताकारी है। तो सब लोग जो भी 15-20 कर्मचारी थे सबके सब बीच आंगन में आ गए और वहाँ पर बैठकर हीरो की घिसाई करने लगे, छंटनी करने लगे, काम करने लगे। इतने में ही एक और व्यक्ति पहुंचा और उसने अपने हाथ पर 2 चीजें दिखाई और कहा कि इनमें एक हीरा है और एक कांच है। अगर तुम लोग ये परख के बता दो कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच तो मैं तुम लोगों को 1 लाख का इनाम दूंगा। लोगों ने कहा 1 लाख का इनाम? अरे हमारा तो काम ही यही है, हीरों की छंटनी करने का। हम अभी एक पल में बता देते हैं कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। उन्होंने हाथ में लिया और जो भी अपने ग्लासेज होते हैं उनको लगा लगा करके भी देखा, आंख पर लगा के देखा, मगर दोनों एक जैसे। अब भाई चाइना अगर कोई चीज़ को बना दे तो नकली भी असली को टक्कर देने लग जाती है। तो अब वो दोनों सामने, दोनों परख नहीं पा रहे हैं कि दोनों में कौन सा गर्म कौन सा ठंडा। अब हीरा सामने पड़ा है, कांच भी सामने पड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। घंटा भर तक मशक्कत कर ली। इतनी में ही फैक्ट्री का जो चौकीदार था, दरवाजे पर जो खड़ा हुआ चौकीदार था, उसने ये सारी रम्मत देखी और कहा जनाब अगर मुझे मौका दो तो मैं शायद कोई ट्राई करके बता दूं। बोले बेवकूफ़, तू कभी जानता ही नहीं है कि हीरे और कांच की कैसी छंटनी होती है, तू कैसे बता पाएगा, तू तो चौकीदार है। बोले साहब कई दफ़ा ज्ञानी लोग जब पिछड़ जाते हैं तो अनुभवी लोग अपना काम कर जाते हैं। तो बोले तू भी आ जा। वो करीब आया, उसने कहा आप सब लोग साइड हट जाओ। उसने दोनों को टच किया, हाथ में उठाया, एक मुट्ठी में भी एक मुट्ठी में भी, थोड़ा सा आधा मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान किया। मेडिटेशन करना जरूरी है, बिना मेडिटेशन के कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन आता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो रोजाना सुबह मेडिटेशन करने का अभ्यासी था। उसने हाथ में वो दोनों चीजें उठाई, हीरा और कांच, आधा मिनट तक आंखें बंद की, थोड़ा सा उस पर ध्यान किया और ध्यान करके झट से उसने कहा कि ये जो मेरे सीधे हाथ में है ये हीरा है और उल्टे वाला कांच है। हाथ खोला और जो महानुभाव आए थे उसने कहा कि गजब यार, तूने तो 1 मिनट में बता दिया ये हीरा है और ये कांच है, आखिर तुमने ये परखा कैसे? पहले उसने कहा कि पहले ये बताओ ये हीरा है कि नहीं। बोले बिल्कुल ये हीरा है, पर तुमने परखा कैसे? बोले मैंने केवल एक तरीके से परखा, घंटे भर से तुम लोग मशक्कत कर रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, मैंने दोनों को अपने हाथ में उठाया और देखा और देखकर पहचान लिया कि घंटा भर तक धूप में ये दोनों पड़े थे। सो जो गर्म हो गया वो कांच है, जो ठंडा रह गया, धूप खाकर भी जो ठंडा रह गया वो हीरा है। जीवन में मिलने वाली विपरीत परिस्थितियों को पाकर भी जो ठंडा रह गया वो आदमी हीरा, और जो विपरीत परिस्थिति को पाकर के गर्म हो गया वो आदमी कांच। अब सोच लो, 1.25 करोड़ का हीरा बनना है या 1.25 का कांच बनना है। पंखा हमसे यही कहता है ठंडा रखो, एसी में बैठो, भले ही बैठो या मत बैठो, पर दिमाग को एसी जरूर रखो। जैसे कमरा होता है ना जिसमें हम एसी या कूलर या पंखा लगाते हैं, वैसे ये हमारा कमरा है और इस दिमाग के कमरे में कौन सा चलना चाहिए? ठंडा दिमाग रह सके वो आदमी को एसी चलाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, विपरीत परिस्थिति बनना, मैं कहा करता हूँ कि विपरीत परिस्थिति बनना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर विपरीत परिस्थिति का हंसते मुस्कुराते हुए सामना करना यही आर्ट ऑफ
लाइफ है। यही जीवन जीने की कला है कि आदमी, परिस्थिति बदलेगी, सामने वाला गुस्सा करेगा, सामने वाला मजाक उड़ाएगा, नुकसान होगा, हमें तय करना है कि मैं हर नुकसान को झेल जाऊंगा पर अपने आप को क्रोधित नहीं होने दूंगा। वो महावीर बुद्ध जैसे लोगों ने 100 नुकसान झेले पर क्रोध नहीं किया। दिमाग को ठंडा रखोगे तो आप हर नुकसान का सामना करने के लिए अंदर भीतर सामर्थ्य पैदा करने में सफल हो जाओगे। तो देख लो, नुकसान झेल सकते हो कि नहीं। हाँ, मेरा अपना फैसला है जो मैंने अपने जीवन में लागू किया हुआ है। नंबर 1, मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। कोई कुछ कर रहा है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। वो जैसा करना चाहे करे, उसको जीने की पूरी आज़ादी है, वो जैसा जीना चाहता है जिए। मैं किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। मेरे कुछ उसूल हैं, उनमें से कुछ बताता हूँ। नंबर 1, मैं हस्तक्षेप नहीं करता। भाई जैसे आपके घर में बहू है, वो पूछ के जाती है, अच्छी बात, नहीं पूछ के जाती है, अच्छी बात। अपनी ओर से उछाल के बाठा मोल मत लो। उखड़ में माथा डालते रहोगे तो मूसल आज नहीं तो कल पढ़ते रहेंगे। अपने आप को मूसल से बचाना है तो क्या करो, हस्तक्षेप मत करो। बेटा जैसा जीना चाहता है जीने दो, बहू जैसा जीना चाहती है उसको जीने दो, और आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी लो। तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, कोई मुझे कुछ पूछता है, मैं हमेशा हाँ भर देता हूँ। मुझे पूछते हैं सब मैं ऐसा कर लूँ, मैं कभी अपनी ओर से मना नहीं करता हूँ। वो पूछ रहा है, मुझे पता है वो हाँ में जवाब चाहता है और मैं उनको हाँ कर देता हूँ। वो अगर मुझसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि अपन लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हाँ भाई नहीं करना चाहिए। हमें अगर इस बात का हम बोध रखेंगे कि हमें ज़्यादा माथा पौड़ियों में हाथ नहीं डालना है, सरपच्चियों में हाथ नहीं डालना है, हम दिमाग से शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे। शिकवे तो ज़िंदगी में बहुत लोगों को होती है, पर जो लोग मौज और मस्ती से जीना जानते हैं उनको किसी तरह की शिकायत नहीं होती है। तो मैंने छत से 2 प्रेरणाएं आज आप लोगों को दे दी है। पहला है सोच को बड़ा रखो और दूसरा है दिमाग को ठंडा 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 रखो। तो आज 2 मुट्ठी बांध लो। एक में हमने क्या डाला है, ऊंची सोच, और दूसरे में दिमाग ठंडा। ये 2 प्रकृतियां हमारे अपने ही कमरे से हम ये छत से 2 चीज़ें ले रहे हैं, और ये 2 चीज़ें अगर हमने अपना ली तो भाई साहब नीचे क्या है, इंसान तो उल्टा वृक्ष है। हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारे दिमाग में। अगर हमने इसको ठीक कर लिया तो आगे की सारी दुकानदारी अपने आप ही ठीक हो गई। तो यहाँ अब हाथ रखो, ये इतना सा पार्ट, यहीं पर है मनोमय कोश, यहीं पर है ज्ञानमय कोश, और यहीं पर है आनंदमय कोश। और इसको परफेक्ट रखने के लिए 2 चीज़ों का मालिक बनते हैं। पहला है सोच ऊंची, नंबर 2 दिमाग ठंडा। श्री प्रभु शाह।